हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल ई स्टडी केन पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए CUET UG एंड PG के बच्चों के लिए पार्ट ए लेकर हाजिर हूँ। पार्ट ए में जैसा कि आप सबको पता है कि GS GK रीजनिंग और मैथमेटिक्स से संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं उनका मैंने ये टेस्ट सीरीज़ बनाया है। आइए टेस्ट सीरीज़ के प्रश्नों को देखते हैं और अंत में आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ कैसा लगा कमेंट करके। आइए प्रश्नों को देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन करें। संज्ञा के 5 भेद हैं। मेला, बाजार, रैली, सेना जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा विशेषण क्रिया सर्वनाम से होता है। राकेश, मधुरेश, रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे हमने जैसे प्रश्न को पढ़ा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन कीजिए। तो जैसा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये कथन सत्य हैं। फिर जो मेला, बाजार, रैली, सेना जातिवाचक संज्ञा है तो ये गलत है। मेला, बाजार और रैली जो है ये जातिवाचक संज्ञा ना होकर क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा है। और इसमें क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी सी भी ऑप्शन सही है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा विशेषण क्रिया और सर्वनाम से होता है। और साथ ही साथ जो राकेश, मधुरेश और रमेश है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ये गलत कथन है। जो मेला, बाजार, रैली, सेना है ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि सर्वनाम के भेदों की संख्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट जो छठा है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथन तथा उपकथन पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। परिवार समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस शब्द से व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा है। तो परिवार समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण ये सही है। और साथ ही साथ जिस शब्द से व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोनों कथन जो हैं सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है कि निम्न कथन पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये कथन सत्य है। आप निजवाचक सर्वनाम है, ये भी कथन सत्य है। क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ये जो है कथन असत्य है। क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण जैसे जो कि नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है और साथ ही साथ आप जो है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। केवल 1 तथा 2 कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत पर्यायवाची समूह का पहचान करें। गंगा, गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी, भागीरथी, सरिता। चांद का चंद्रमा, चंद्रमा, हिमांशु। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले में ही हम लोगों ने सरिता जो है यह गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है, यह नदी का पर्यायवाची है। तो गलत का पहचान हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वह हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंदू धर्म से संबंधित है। हमने इन सभी प्रश्नों को पिछले साल के प्रश्नों में से टेस्ट सीरीज़ में से लिया है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंडों में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा।
नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला सेनानायक था? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बख्तियार खिजली जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला सेनानायक था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने नए धर्म की स्थापना की थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अकबर ने नए धर्म की स्थापना की थी जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म, जो कि उन्होंने 1582 में इसकी स्थापना की थी। कभी कभी इसका ईयर भी पूछ लेता है तो इसको याद रखिएगा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की थी? तो 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में दक्कन प्रायद्वीप पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। पॉटजोल मिट्टी जो है यह दक्कन के प्रायद्वीपीय पठार पे इसका अभाव पाए जाते हैं, लेकिन लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी और लाल एवं पीली मिट्टी ये पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है यह 8 राज्यों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी बीमारियों को कवर किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6 बीमारियों को कवर किया जाता है। अब ये 6 बीमारियाँ कौन सी हैं? तो इन्हें ध्यान रखिएगा। मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरिया, काला ज्वर, जापानी इंसेफ्लाइटिस और साथ ही साथ चिकनगुनिया। ये 6 बीमारियां जो हैं इनके अंतर्गत कवर की जाती हैं। नेक्स्ट है, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? डेयरी यानी दूध उत्पादन कार्यक्रम जो है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र, जो चीज़ें प्राकृतिक से प्राप्त की जाती हैं, प्राकृतिक तरीके से मनुष्यों को उपलब्ध होती हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि दूध जो है हमें गाय से प्राप्त होता है, तो इसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट, रिंगण किसका नाम है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काली मिट्टी को जो है रिंगण के नाम से जाना जाता है, इसलिए रिंगण जो है काली मिट्टी का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायसराय की उपाधि गवर्नर जनरल के पद के साथ किस वर्ष में लगाई गई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1858 जब कंपनी का शासन का अंत हुआ और साथ ही साथ जो कंपनी का शासन का अंत हुआ और भारत का शासन जब ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया, तो जो गवर्नर जनरल की उपाधि थी वह भारत का उसको क्या बना दिया गया? उनको भारत का वायसराय बना दिया गया। ध्यान में रखिएगा, 1858 में ही इससे 2 प्रश्न बनते हैं कि इसी समय से जो गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया, साथ ही साथ इसी समय कब कंपनी का सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया? तो 1858। ये भी प्रश्न ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि केतली में पानी को गर्म होना उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो केतली में पानी गर्म होता है वह संवहन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतंत्र किसकी रचना है? आपसे विभिन्न राइटरों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में भी पूछा जा सकता है। एक या 2 प्रश्न इससे भी आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विष्णुगुप्त की रचना है पंचतंत्र। 1-2 फुल फॉर्म पूछा जाता है परीक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना नहीं की? तो ध्यान दीजिएगा, जो स्वराज पार्टी की स्थापना ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू ने की थी, चित्तरंजन दास ने भी
मिलके की थी और साथ ही साथ एनसी केलकर ने भी की थी। इन तीनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है लाला लाजपत राय, इन्होंने नहीं की थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है RKVY का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये RKVY का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से भी रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न आते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वी द पीपुल नामक मशहूर पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नानी पालकीवाला ने वी द पीपुल नामक मशहूर पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन यहाँ पे अन्य होगा? ये रीजनिंग का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अन्य से संबंधित नहीं है। तो आपको ध्यान देना होगा कि कौन सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, एक जैसे हैं, और कौन अलग है। तो ध्यान दीजिए, वायलिन हाथ से बजाते हैं, गिटार भी हाथ से बजाते हैं और सितार भी हाथ से बजाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, बांसुरी, इसको फूंक के मुंह से बजाया जाता है। तो ये सबसे अलग है, तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एस एन का भाई है, एस जो है एन का भाई है, प्लस सिंबल, ये भाई है, एन की बहन एम है। अब यहाँ पे एन की बहन जो है, अब वो एम है, जो बहन है वो माइनस। अब फिर कह रहा है कि पी का भाई जे है, पी का भाई जो है वो जे है, और एस की पुत्री पी, एस की पुत्री जो है पी है। तो यहाँ पे इसी लाइन में एक और हो जाएगा एस की पुत्री कौन है? पी, और पी जो है, पी का भाई जे है, यानी पी ये पुत्री है और इसका भाई जो है जे है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि तथा पुत्री एस की पुत्री पी है, जो तो जे जो है का अंकल कौन है? ध्यान दीजिए, जे जो है का अंकल कौन है? तो यहाँ पे जे का अंकल कौन होगा? तो यहाँ पे एन जो है ये प्लस में है, एन जो है जे का अंकल हो जाएगा, एन से रिलेशन बन रहा है, एस का भाई एन है और एम जो है इसकी माँ है। तो यहाँ पे जो एस है, एस का भाई एन, यहाँ पे एन जो है आंसर हो जाएगा। इसको एक बार आप फिर से समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि एस और एन जो हैं भाई हैं, ये प्लस प्लस हो गया। अब ये भाई हैं, एन की बहन जो है एम है, एम जो है इसकी बहन है, ये माइनस हो गया। पी का भाई जे है और एस की पुत्री कौन है? पी है, ये माइनस है। अब पी का भाई जो है जे हो गया। तो अब साफ साफ यहाँ पे देखिए, ब्लड रिलेशन मैंने स्टेप वाइज बनाया है। तो इसमें पूछ रहा है जे का अंकल कौन है? तो शायद जाहिर सी बात है, एस और एन जो भाई हैं, तो इसका बेटा, इसका जो बेटी और बेटा जो हैं, इनका चाचा अंकल कौन होगा? तो एन होगा ना। तो यहाँ पे ये एन, ऑप्शन नंबर एन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है कि दिए गए संख्या श्रेणी में निर्दिष्ट रिक्त स्थानों में के लिए उपयुक्त संख्या योग उनका चयन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, संख्या श्रेणी को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, फिर 12 है, फिर 24 और फिर 72 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो 2 के बाद क्या हो रहा है? 4 आ जा रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाई किया गया है, 2 दूना के 4। फिर 4 के बाद क्या आ जा रहा है? आपका 12 आ रहा है, यानी 4 तिहाई 12, यानी 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 का क्या बन रहा है? सीरीज़ बन रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे
12 दूना के 24 हुआ है, फिर 24 तिहाई 72 हुआ है। तो अब फिर 72 का गुणा 2 में करेंगे। 72 का गुणा 72 दूना के क्या होगा, तो 72 दूना के यहाँ पे हो जाएगा 144। तो यहाँ पे होना चाहिए 144 और नेक्स्ट में 144 का तिगुना कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 तिहाई 12 यानी 2 होना चाहिए लास्ट में। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 432 होगा। तो 144 और 432 ये दोनों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि यदि राम श्याम से लंबा है तो आर, राम जो है क्या है, श्याम से लंबा है यानी एस, फिर लेकिन मोहित से कद में छोटा है। तो अब इसके आगे कौन आ जाएगा, मोहित आ जाएगा। मोहित श्याम से लंबा है, मोहित जो है श्याम से लंबा है। फिर प्रेम मोहित से लंबा है, तो अब मोहित से लंबा कौन आ गया, प्रेम आ गया। लेकिन राकेश से कद में छोटा है, तो अब इन सब से लंबा कौन हो गया, राकेश, आरे राकेश हो गया। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि तो उनमें से कद में सबसे छोटा कौन है। तो जैसा कि राकेश सबसे लंबा है, राकेश के बाद प्रेम है, फिर मोहित है, फिर राम है, तो सबसे छोटा कौन हो गया, श्याम। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आए हैं, तो इस बार भी आ सकते हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि NTSE का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। NTSE यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। यह परीक्षा जो है NCERT के थ्रू नेशनल लेवल पर कराया जाता है। ध्यान दीजिएगा, NTSE का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये आपके B.Ed परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, उसमें ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि बच्चा परिवार से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसी तरह एग्जैक्ट सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे परिवार का सबसे छोटा इकाई बच्चा होता है, उसी तरह जो जानवरों का झुंड होता है उसका सबसे छोटा इकाई क्या हो जाएगा, बछड़ा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके CUET, UG और PG के सेक्शन ए में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों में वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। थैंक यू एवरीवन।